बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। आज बात उस मुल्क की करेंगे जहां पर बैक टू बैक सज़ाए मौत न सिर्फ सुनाई जा रही हैं, लोगों को सज़ाएं भी दी जा रही हैं, एहतजाज भी चल रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं कॉन्टीन्यूसली। बहुत सारी सरकारी और गैर सरकारी जो इमारतें हैं, इदारे हैं, उनको नज़र आतिश किया जा रहा है। और सूरत हाल इतनी अबतर हो चुकी है कि 450 से ज़्यादा लोग अपनी जान अभी तक गंवा बैठे हैं। और अब जाकर बहुत सारे ऐसे लोग जो अगर एहतजाज की सपोर्ट में निकलते हैं, हिमायत करते हैं, तो हुकूमत उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचा देती है। ये सूरत हाल है। बात मैं ईरान की कर रहा हूँ और ये चीज़ भी बहुत जल्द या कम अल्फाज में मैं समझने और समझाने की कोशिश जो हमारी नॉलेज में है या जो चीज़ें हमने देखी, जिनका मुशाहिदा किया, थोड़ी बहुत रिसर्च की, पता चला कि आखिर इस एहतजाज के पीछे वजूहात क्या है। सितंबर में अगर एक लड़की की मौत हो जाती है और उस लड़की की मौत के बाद हंगामा यहाँ तक पहुँचता है कि 2022 तल्ख यादों के साथ और तल्ख हकीकत के साथ ईरान को छोड़कर जा रहा है, और 2023 में क्या होने वाला है इसका शायद ईरान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। करंट सिचुएशन ये है कि 458 से ज़्यादा लोगों की अभी तक हलाकतें हो चुकी हैं। ऑफिशियली, यह हम नहीं बता रहे हैं, ईरान का सरकारी मीडिया भी कोट कर रहा है 458। इससे ऊपर भी कुछ नंबर्स हैं, 458 वो बता रहा हूँ जो लास्ट रिपोर्ट गवर्नमेंट के इदारों की जानिब से या सरकारी तौर पर जिन अमवात की तस्दीक अभी तक की गई है। इनमें असातिज़ा हों, बाकी महकमों के सरकारी मुलाजमीन हों, वो तमाम लोग भी कई बार शिकार हुए या मुतासिर हुए इस सारी सूरत हाल से। असल में कहानी कहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक कैसे पहुँची, कुछ एक मिनट्स मुझे अब दीजिएगा। अपनी आरा से भी हमें आगाह करते रहिएगा। अगर आपको कुछ इजाफी इसमें इल्म है तो वो भी हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। 13 तारीख थी, माशा अमीनी, कुछ लोग इसे मासा अमीनी कहते हैं, कुछ लोग माशा अमीनी कहते हैं। और जब हमने ईरान के मीडिया को देखा तो वो कोट करके मैं बता रहा हूँ, लोकल मीडिया जो कोट कर रहा है कि माशा अमीनी 22 साल इसकी उम्र थी, कुर्दिश लड़की थी, ईरान के अंदर रह रही थी। 13 तारीख को इसने शरिया कानून चूँकि लागू है ईरान के अंदर, इस्लामिक क़वानीन के मुताबिक मुल्क वहाँ पर चलता है, निज़ाम सारा जो है वो चलता है। 13 सितंबर 2022 को 13 सितंबर 2022 को माशा अमीनी सरेआम इस तरीके से घूमती हुई नज़र आती है जहाँ पर उसने ड्रेस कोड की मुखालफत की अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट्स डेटा या गवर्नमेंट स्टेटमेंट। ईरान की हुकूमत के मुताबिक माशा अमीनी ने जो ड्रेस कोड असल में है, चूँकि वहाँ पर स्कार्फ जो है, हेड स्कार्फ लगाना ज़रूरी होता है, उसके बिना आपको फ़ाइन भी हो सकता है, उसके बिना आपको सज़ा भी सुनाई जा सकती है वहाँ के क़वानीन के मुताबिक। दूसरी बात ये कि आपको अपने जिस्म को पूरी तरीके से ढकना होता है, चाहे कुछ लोग उसे बुरक़े का नाम दे, कुछ लोग सिंपल लफ्ज़ में उसे पर्दा कह देते हैं, कुछ लोग श्रीवात्स भी कहते हैं, वहाँ की लोकल लैंग्वेज में अलग अलग तरह से नाम इसको दिए जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस कुर्दिश लड़की ने नहीं की। उसके बाद उसको सज़ा होती है। सज़ा ये होती है, फ़ाइन का तो हमें अभी तक हमारी नॉलेज में कुछ आया नहीं, फ़ाइन हुआ या नहीं, लेकिन सज़ा ये हुई कि उसे पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। पहले एहतियाती हिरासत में लिया, बाद में ऑफिशियल कन्फर्मेशन कर दी गई कि उसे गिरफ़्तार किया गया क्योंकि उसने बेहयाई की वो मरतकब पाई गई है, माशा अमीनी। और दूसरी, 13 तारीख को जब उसे पुलिस ने हिरासत में लिया तो 16 तारीख को घर वालों को पता चलता है कि वो हॉस्पिटल के अंदर कोमा में है और वहाँ उसकी मौत हो जाती है। पुरअसरार मौत थी एक तरह से, क्योंकि पुलिस कह रही थी, उसने तो बाद में जाके चीज़ें रिवील की। पुलिस ने कहा कि हमने इसके साथ कुछ नहीं किया, हेल्थ इश्यूज़ इसके पहले से थे, और एक वीडियो रिलीज़ कर दिया जिसको वालिदैन की तरफ से, जो माशा के वालिदैन थे, उन्होंने कहा कि भाई साहब ये तो आपने एडिटेड वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। काफ़ी हंगामा मचा कि आखिर पुलिस हिरासत में, कस्टडी में कैसे एक बच्ची की जान चली जाती है। 22 साल इसकी उम्र है, 1999 में इसकी पैदाइश हुई थी, तो उस हिसाब से 22 साल ही बनती थी सितंबर के आसपास। माशा अमीनी की मौत हो जाती है और वीडियो में वो दिखाई जाती है कि वो मुंह के बल गिरती है। हेल्थ इश्यूज़ दिखाने की कोशिश हुई। यहाँ से एक नई एहतजाजों की लहर शुरू हुई। लोग अगले दिन सड़कों पर निकल आए, किसी गली में, किसी मोहल्ले में, किसी कूचे में, किसी चौक चौराहे पर ऐसी कोई खातून नज़र नहीं आ रही थी जो इसके ख़िलाफ़ ना बोलती हो, और मर्दों ने भी ख़वातीन का साथ दिया। और ये एहतजाज जो चंद गलियों से या चंद एक इलाकों से शुरू हुआ था, मुल्क के अंदर एक तहरीक कैसे तहरीक में तब्दील हुआ, इस पर ईरान हुकूमत काफ़ी जो है वो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि वो हैरान कुन सिचुएशन में चली गई, परेशान हो गई। इसके बाद क्या होता है कि अचानक एहतजाजों को रोकने के लिए
वहाँ की जो पुलिस है, लोकल पुलिस है, वो सामने आती है, कवानीन के मुताबिक कार्रवाई होती है, बहुत सारे लोगों को गिरफ़्तार किया गया, हिरासत में कई लोगों को लिया गया। ये सिलसिला सारा चलता रहा, आज तक गिरफ्तारियां चल रही हैं बैक टू बैक। कई लोगों को उसके बाद एहतिजाज करने, बदअमनी फैलाने या एहतिजाज पर लोगों को उकसाने के इल्ज़ाम में फांसी की सज़ाएं तक दी जा चुकी हैं। ऑफिशियल डेटा ये है। अब बहुत सारे लोगों की लाइफ भी रिस्क पर है और माशा अमीनी या मासा अमीनी कह लीजिए, अपने अपने हिसाब से इसको नाम देते हैं। यहाँ इसकी मौत के बाद वो लोग जो ईरान के ज़बरदस्त दुश्मन हैं, कट्टर हैं, उन लोगों को ईरान के ख़िलाफ़ एहतिजाज कराने और एक तशद्दुद की हवा को भड़काने का मौका मिला। इनमें वो ज़ियोनिस्ट या जो यहूदी आप कह लीजिए, वो तमाम फोर्सेस, या अमेरिका खुलेआम दुश्मनी करता रहा, वो सारी सिचुएशन बन गई कि जब इन दोनों को भी मौका मिला, ईरानियन जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनकी तरफ से शेलिंग की गई, एहतिजाजियों पर फायरिंग हुई। इसमें 458 लोग अलग अलग जगहों पर मारे गए। यहाँ तक कि आयतुल्लाह खुमैनी साहब या उनके ख़ानदान से, आई थिंक उनके वालिद साहब शायद, वो एक मारूफ मजहबी स्कॉलर रहे हैं। उनके पुराने घर को, ये जो पुराना महल था, एक दिन सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई कि उनके घर को नजर आतिश मुजाहिरीन ने कर दिया। ये सारा हमने इसमें देखा। अब मामलात यहाँ तक पहुँच गए, जो आज की ताज़ा डिटेल्स इसी के साथ मैं ऐड करके बता रहा हूँ कि वहाँ की हुकूमत ने ऑस्कर अवार्ड लेने वाली फ़िल्म, बिजनेसमैन के नाम से ये फ़िल्म थी, ऑस्कर अवार्ड याफ्ता फ़िल्म की जो मारूफ अदाकारा हैं और इनका नाम है तराना अली दोस्ती, इनको गिरफ़्तार कर लिया है, जिनकी तस्वीर भी आपको मैंने दिखाई है या आप तस्वीर में देख रहे हैं। और तराना अली, मुल्क के अंदर जो मुजाहिरे चल रहे हैं, इसके बीच क्या किया, मैं जो ऑर्डर है ऑफिशियल वो पढ़कर सुनाता हूँ, जो वारंट उनके खिलाफ़ जारी था। उन्होंने मुजाहिरों की हिमायत की, सोशल मीडिया पर बगैर स्कार्फ के तस्वीर पोस्ट की, एहतिजाज किया। 8 दिसंबर को भी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की। इस दौरान एहतिजाज में शरीक नौजवानों को फांसी दी गई थी, ताहम इनका इंस्टाग्राम अकाउंट बाद में डिलीट कर दिया गया। उस दिन भी उकसाने की कोशिश की, फिर से सामने आई 8 दिसंबर के बाद। रिपोर्ट्स के मुताबिक, या जो ईरानी हुकूमत बताती है, वहाँ का मीडिया बताता है कि हुकूमत ने मारूफ अदाकारा को गलत मालूमात, अफरा तफरी, बदअमनी के लिए लोगों को उकसाना, मुल्क के अंदर तशद्दुद की हवा को एक तरह से भड़काने के इल्ज़ाम में उन्हें गिरफ़्तार किया गया। और यहाँ पर यह भी आपको बताते चले कि आज ही जो गिरफ़्तारी हुई है, जिनकी तस्वीर मैंने शुरुआत में लगाई है या जो आप देख रहे हैं, तराना अली दोस्ती, ये एक मारूफ एक्ट्रेस हैं। 2017 में ऑस्कर अवार्ड इनकी फ़िल्म को मिला था। इस फिल्म में लीड रोल इनके पास था और दी सेल्समैन नाम से ये फिल्म आई थी। इस फिल्म को अवार्ड मिला बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए, और जिस तरीके से दुनिया भर के मुख्तलिफ मालिक के अंदर इस फिल्म को देखा गया, पसंद किया गया, उसकी वजह से भी चूँकि तराना को काफ़ी शोहरत हासिल हुई थी। ईरान में ये जो हिजाब का मामला है, ये तो अब बाद की बात बनी कि हिजाब का नाम दिया गया, लेकिन ज़ेर हिरासत जो लड़की थी मासा अमीनी, इसकी मौत के ख़िलाफ़ सितंबर में एहतजाज शुरू हुआ। आगाज़ के बाद अब तक 14,000 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 63 बच्चों समेत कम से कम 458 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। नियर अबाउट 460, 63 इनमें बच्चे हैं। और ईरानी हुकूमत की जानिब से मुजाहिरों पर में शरीक जो अफराद हैं, उनको सज़ाए मौत देने का सिलसिला भी जारी है। तो जिन लोगों के खिलाफ कवानीन के मुताबिक कार्रवाई वहाँ के कानून के मुताबिक हो रही है, वो जारी भी रखी जा रही है। और 2 नौजवानों को कुछ दिन पहले भी सज़ाए मौत सुनाई गई है। अब इसमें साजिश का एंगल क्या है? कुछ लोग कहते हैं वेस्टर्न इसमें जो ग्रुप है वो काफ़ी एक्टिव है, और ऐसा हुआ। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहले तो मैं ये बता दूं, ईरान के एक मशहूर फुटबॉलर हैं, चूँकि उन्होंने भी कुछ इस तरह की चीज़ें इस प्रोटेस्ट को लेकर कहीं। उनका नाम है अमीर नसर अज़दानी। ये और इनके कुछ साथी, इनको भी सज़ाएं सुनाई जा सकती है, इनको भी हिरासत में लिया गया। और हो सकता है जो ईरान मीडिया, ईरान के अंदर जो लोग मीडिया में काम कर रहे हैं, वो इस तरह की रिपोर्ट सामने ला रहे हैं अपने सोर्सेज के थ्रू, शायद उन्हें भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है, फांसी उन्हें भी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने कुछ इस तरीके से काम किया जो वहाँ की पॉलिसीज़ के खिलाफ है। कासिम सुलेमानी का कत्ल 2020 में हो अमेरिकन फोर्सेस की तरफ से, फिर इसके बाद माशा अमीनी के किलिंग्स के फ़ौरन बाद एहतिजाज, और इतना बड़ा, तारीख में सबसे बड़ा एहतिजाज, या इस तरीके से ज़ोर पकड़ ले, ईरान ने जो चीज़ सोची नहीं थी, इसके पीछे लगता है कि साजिश है। कैसे साजिश है? फॉरेन कॉन्स्पिरेसी का ये जो नैरेटिव है वो कहाँ से बिल्ड होता है? 2 चीज़ें। हाल ही में एक साइंसदान को कत्ल किया गया ईरान के अंदर, और बाद में पता चला कि मोसाद, जो इज़राइल की बहुत बड़ी एजेंसी है,
खुफिया एजेंसी, इसी तरीके से CIA जिसने ओसामा बिन लादेन को मारने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एबटाबाद के अंदर 2013 मई के महीने में पाकिस्तान में, ये वही CIA है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो अमेरिका की है, लेकिन काम दुनिया भर के अंदर करती है, ठीक वैसे जैसे इंडिया के अंदर रॉ करता है और पाकिस्तान के अंदर ISI करती है। 1953 का एक केस है, मोहम्मद मुसद्दिक 1923 से के दौरान ये फॉरेन मिनिस्टर ईरान के रह चुके हैं। तेहरान में इनकी पैदाइश हुई एक गांव के अंदर। 1923 में ये फॉरेन मिनिस्टर रहे ईरान के और 1951 से 53 में इनकी हुकूमत रही और ये 35वें वज़ीर आज़म बने, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के हैसियत से काम कर रहे थे, यानी यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर उस ओहदे पर काम कर रहे थे। हुकूमत संभाली थी, लेकिन 1953 में इनकी हुकूमत जो कवानीन के मुताबिक, वहाँ के आइन के मुताबिक, जमहूरी निज़ाम के मुताबिक चुन कर आई थी, मुंतखबा हुकूमत थी। अवामी मुंतखबा हुकूमत को CIA ने गिराने में बड़ा कलीदी रोल अदा किया और एक नहीं दर्जनों रिपोर्ट्स इस पर आई। 1953 की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ से पता चला कि आज के वक्त में, उस वक्त आयतुल्लाह खुमैनी और बाकी चीज़ों को ईरान में इक़्तिदार में वापस लाने के लिए कोशिशें हुई, जो आज हम मुख्तलिफ रिपोर्ट्स देख रहे हैं, लेकिन इन्वॉल्वमेंट किसकी थी? US की थी। इसी तरीके से ईरान की इंटरनल पॉलिटिक्स में US ना आए, ये बहुत कम देखा गया है। आप इराक के बॉर्डर से लेकर देखिए, कुर्दिश के मामलात पर देखिए, ईरान के रेफ्यूजीज़ के मामलात पर देखिए, हर जगह अमेरिका ने उंगली की है। अब क्या यहाँ से आगे जब हम देखते हैं तो सीधे तौर पर ये आज के वक्त में इस चीज़ के लिए भी ईरान को काफ़ी ईरान जो है क्रिटिसाइज़ कर रहा है और ये भी कहा गया कि फॉरेन फोर्सेस जो हैं उनको पैसा इस वक्त बाहर की कुछ कंट्रीज़ दे रही हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का भी कुछ दिन बयान आया और कुछ दिन बाद एक पार्लियामेंटेरियन ने कहा जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुल्क की पॉलिसी के खिलाफ है, इन लोगों को 10 से 15 दिनों के अंदर फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। अब आज जो आप देख रहे हैं ना, ये ईरान की हुकूमत ने ऑस्कर अवार्ड याफ्ता को गिरफ्तार किया। ईरान को UN की एक जब वहाँ पर वोटिंग हुई तो 8 वोट उसके फेवर में, 16 जो एब्सेंट रहे, उसके साथी जो थे पार्टनर्स थे, और 29 लोगों ने इसकी मुखालफत में वोट दिया, यानी ईरान को उस लिस्ट से हटाने का जहाँ ख़वातीन की हुकूक की बात आई। UN में भी इसी तरह का हमने एक ड्रामा देखा, मगर असल में साजिश का एक हिस्सा जिसमें यहूदी सबसे आगे नजर आए, और दूसरा 1953 की वो कॉन्स्पिरेसी मोहम्मद मुसद्दिक की हुकूमत को गिराने का मतलब ये समझ में आता है कि 2022 में भी जिस तरीके से मौजूदा वक्त में इब्राहिम रईसी वहाँ के सदर है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा हम किसी भी तरीके से ना डरने वाले हैं, ना शरी निज़ाम को कमज़ोर होने देंगे, जो कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगा, वायलेट रूल्स को करेगा, उसके लिए एक ही सज़ा है, वो कवानीन जो होंगे तय कवायद व ज़वाबित के मुताबिक, हम मुखालफत नहीं करेंगे, आप भी खिलाफ वर्जी ना करिए। ये सारी सिचुएशन बनी है ईरान में। 458 से ज़्यादा हलाकतें, 14,000 से ज़्यादा गिरफ्तार, 2 लोगों को फिर सरेआम फांसी। पिछले दिनों एक लड़की को गिरफ्तार किया गया जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रही थी, और फिर बाहर से लोगों का जाकर इस एहतजाज में हिस्सा बनना, लोगों को भड़काना, वो भी दिखाता है कि क्या सिचुएशन है। अब ईरान के अंदर बहुत सारे लोग कहेंगे ये कौन लोग हैं फिर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी कन्फ्यूजन या इस सवाल का जवाब ये है, उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, कि कुर्दिश की जो लड़ाई चल रही है जिसमें सऊदी अरब का भी काफ़ी ज़्यादा रोल रहा, सऊदी अरब ने काफ़ी बमबारी की, फायरिंग, तुर्की से काफ़ी रोल रहा, आसपास जो दीगर इस्लामिक मालिक है जो कुर्दिश को वहाँ नहीं रखना चाहते थे उनको पनाह दी। वो जो रेफ्यूजीज़ आए ईरान से, कुछ कम तादाद में है लेकिन कुछ लोग गए, वो भी रेफ्यूजीज़ बनकर मुहाजिरीन की ज़िंदगी जो वो गुजारने पर मजबूर इस वक्त ईरान के अंदर है, या फिर सीरिया इराक वॉर में मुतासरा अफराद बड़ी तादाद में वहाँ पहुँचे एज ए रेफ्यूजी। उन लोगों का इस्तेमाल करके बाहर की एजेंसीज जो अब तक अंदर आके बड़े बड़े ऑफिसर्स को मार देती है, उनको टारगेट कर देती है, मोसाद जो फ़लस्तीन के खिलाफ काफ़ी सरगर्म रही, इजराइल की एजेंसी है, खुफिया एजेंसी, और CIA अमेरिका के इशारों पर काम करने, इन लोगों ने उन रेफ्यूजीज़ का इस्तेमाल करके उनको ठीक ठाक पैसा भर के आज के वक्त में, जिसका ईरान को बाद में इन चीज़ों का पता चला, लेकिन ये जिनको इंसानी बुनियादों पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर ईरान की हुकूमत ने वहाँ लोगों को बसाया था, ये इसके लिए मुसीबत बनेंगे नहीं पता था, उन लोगों का इस्तेमाल करके प्रोटेस्टर्स की तादाद बढ़ाना, फिर दुनिया के सामने दिखाना देखिए जी लोग कितने निकले। तो एक साजिश का प्लानिंग का हिस्सा है, लेकिन असल में हिजाब का मामला बाद में ये सामने आया, बाद में इसको नाम दिया गया, दुनिया भर से लोग इसकी हिमायत करते नजर आए, लेकिन ये जो शरई कवानीन या हिजाब मुखालिफ मुहिम थी दुनिया भर के अंदर, ये इस तरीके से कामयाब नहीं हो सकती जब तक उसको इंटरनल सपोर्ट कुछ लोगों की तरफ से ना मिले। और वो इंटरनल सपोर्ट किसकी तरफ से मिल रही है? जो विद इन कंट्री ईरान के अंदर रेफ्यूजीज़ हैं, उन्हीं में से कुछ लोग जो बाहर के कुछ मालिक जो है उनको पैसा देकर शायद इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक नहीं दर्जनों रिपोर्ट्स इस पर आई, खुद अमेरिका के कई इदारों की तरफ से रिपोर्ट्स आई, कुछ बड़े अखबारात की तरफ से रिपोर्ट्स और तस्वीरें फिर उसके बाद ऐसी आई जो हम दिखा भी नहीं सकते।
तो ये सारी सिचुएशन है। इन सब के बीच में एक और की गिरफ्तारी हुई। ये एक ऑस्कर अवार्ड विनर इनकी चूँकि फिल्म रही है द बिजनेसमैन, और मारूफ अदाकारा हैं तराना अली, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं साथ में, वो गिरफ़्तार कर ली गई हैं। और बहुत सारे लोगों का जो हमारे ज़राए बताते हैं या जो लोग ईरान पर सही नज़र रखते हैं वो बताते हैं कि इन लोगों को भी, बहुत सारे लोगों की फांसी हो सकती है, एग्जीक्यूशन का प्लान है। तो ये सारी सिचुएशन है। इस सब के बीच में उम्मीद ये की जा रही है कि शायद दुनिया भर की इस मुदाखलत से ईरान का अंदरूनी सलामती वाला जो मसला है वो कहीं ना कहीं मुतासिर ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो एक न्यूक्लियर पावर है, वो क्या हिम्मत, क्या ताकत रखता है। अमेरिका को वैसे भी गुस्सा है 2016 के बाद कासिम सुलेमानी को टारगेट करना, फिर वो जो एग्रीमेंट 5 साल का था कि आप न्यूक्लियर वेपन इस तरीके से बनाकर आप उनका इस्तेमाल करने के लिए तजुर्बे नहीं करेंगे, वो एग्रीमेंट ईरान ने 2021 में रिन्यू करने से इनकार कर दिया क्योंकि मुद्दत ख़त्म हो गई। तो वो भी एक ज़िद है। और फिर उसका माउथ पीस इजराइल, वो सारी किसी ना किसी तरीके से दाखिल होकर इस एहतजाज को और लंबा खींचना चाहता है, बड़ा करना चाहता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए भी इकदामात मकामी सतह पर उठाए जा रहे हैं। लेकिन इब्राहिम रईसी की जो हुकूमत है उनने क्लियर कर दिया है कि किसी भी तरीके से शरई निज़ाम में मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो फिर वही होगा जो आपके सामने पिछले कुछ दिनों के दौरान है, और बैरूनी साजिशों को, ताकतों को किसी भी तरीके से हम मकामी सतह पर कामयाब होने नहीं देंगे।